नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिक की करंट अफेयर्स दृष्टि 2023 पर चर्चा करें, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें हम परिशिष्ट उत्तर प्रदेश परिदृश्य को देखेंगे, यूपी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालेंगे। हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2 दिन का था। ये 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। दूसरा स्कूल चलो अभियान 2023। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा का गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बात करते हैं रेशम कृषि मेला 2023 की। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का आयोजन शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों, 9 धागाकरण मशीन शेड का लोकार्पण व शिलान्यास किया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशमी शहतूती 3 प्रकार के रेशम हैं यूपी में। पहला है रेशम शहतूती गोरखपुर का। एरी रेशम है, ये कानपुर का है। टसर रेशम है, ये आपका सोनभद्र का है। तो यहाँ पर उत्पादन उत्तर प्रदेश में 3 रेशम का होता है, शहतूती, एरी और टसर। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन किया। और ये सब कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जो जापान की मदद से भारत ने बनाया था, वाराणसी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स KIUG का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटीज़ गेम का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम वर्चुअल मीडियम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट है, यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। बात करते उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 का मंजूरी दी गई। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का
कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें वैसे ही आपको कैशलेस बीमा दिया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है हेल्थ का, जैसे कि आयुष्मान भारत में दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की प्रोत्साहन हेतु 5 वर्ष की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता टॉप अप दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसमें ड्रिप इरिगेशन होगा, स्प्रिंकलर जो इरिगेशन होता है वो होगा। जैसे आपने देखा होगा पार्क में स्प्रिंकलर लगे होते हैं जिससे फुव्वारे निकलते रहते हैं पानी के, तो उस तरह का इरिगेशन हो सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। ये 5 साल के लिए होगा, लगभग 2022-23 से 2027 तक होगा ये। और इसमें अतिरिक्त राज्य सहायता टॉप अप दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। कालिंजर महोत्सव 2023। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया। तो कालिंजर का किला भी बांदा में है, कालिंजर महोत्सव भी बांदा में होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है। एमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। बात करते हैं VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की। 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है। इस सेंटर यानी केंद्र द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया की यात्रा करने से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग नीति 2023। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है उत्तर प्रदेश की 2023। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की गई। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इन नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देश के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए दी जाएगी। तो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, अधिकतम 5 करोड़ हो सकती है और 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा टोटल किए गए व्यय का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन हैं। योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। श्रेयस हरीश। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बंगलुरु निवासी श्रेयस हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। तो ये 203 असॉल्ट राइफल है, क्लाशनिकोव है। ये रशिया ने इंडिया में बनाने, अमेठी में बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन आरंभ हुआ। भारत रशिया
संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल्स की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी एवं 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए गए। उनकी बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी ने रजत पदक जीता, जबकि अन्नू रानी एथलेटिक्स, दिव्या काकरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी ने कांस्य पदक जीता था। इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक के विजेता है 66 खिलाड़ी। उनको कुल 2,58,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक, 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य जीते, तो 20 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपीस और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश। पद्म विभूषण में मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में, पद्मश्री में राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा, दिलशाद हुसैन कला, अरविंद कुमार विज्ञान और इंजीनियरिंग, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू चिकित्सा, ऋत्विक सान्याल कला, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स ज्वार बाजरा कोदो सांवा रागी मड़ुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय लगभग 186 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। तो 5 साल की अवधि के लिए लगभग कितने रुपए का व्यय है आकलित किया गया? 186 करोड़ रुपए का। और ये जो नवीन योजना है 2023 में 1 जनवरी से लागू की गई है और 2027 तक संचालित की जाएगी। तो और कौन कौन से मिलेट्स आ रहे हैं इसमें? ज्वार बाजरा कोदो सांवा रागी मड़ुआ आदि। अब बात करते हैं लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22। तो लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के दोनों को एक साथ दिया गया है। तो 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 का नेहा कश्यप, इनको वुशु खेल के लिए दिया गया, और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल के लिए। फिर लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 का राहुल सिंह को हॉकी वेटरन वर्ग में दिया गया, मोहित यादव को कुश्ती में दिया गया, जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती वेटरन वर्ग में दिया गया।
रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 21-22 तरुणा शर्मा को जूडो वेटरन वर्ग में दिया गया और मनीषा भाटी को विशु में दिया गया, वुशु में। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 मोहम्मद आरिफ को हॉकी वेटरन वर्ग में, राधेश्याम सिंह को एथलेटिक्स वेटरन वर्ग में, सुहास एल वाई को बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग में, ये डीएम है, नोएडा के डीएम थे पहले ये, दीपेंद्र सिंह को निशानेबाजी दिव्यांगजन वर्ग में और विवेक चिकारा को पैरा तीरंदाजी में दिया गया है। रन फॉर G20 वाकाथान। रन फॉर G20 वाकाथान 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वाकाथान का आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGBV में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। तो इसमें कितने हैं? लगभग 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं KGBV, और इसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जनवरी 2023 में। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ लखनऊ में किया है। फिर उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय है निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। 24 जनवरी 1950 24 जैन 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? प्रयागराज थी। उसके पहले इलाहाबाद के नाम से जानी जाती थी। ये 1920-21 के आसपास थी। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा 2021 से किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लैटिनम 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल है। तो माइंस होती है, उनका जो पोर्टल बनाया गया है माइन मित्र पोर्टल है, प्रदान किया गया, प्लैटिनम अवार्ड सौंपा गया। फिर से देख लेते हैं इसको। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया, प्लैटिनम अवार्ड सौंपा गया। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लैटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। जिला जेल बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। दिसंबर 2022 में यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जेल में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। तो इसके पहले फतेहगढ़ जेल को मिला था जो फर्रुखाबाद में है। अब किसको मिल रहा है? बुलंदशहर को मिल रहा है। 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 19 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक, कांस्य 3,
अंक 16 प्राप्त करते हुए 9वां स्थान हासिल किया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC स्थापित किए, जोनल कल्चरल सेंटर्स। तो ये कहाँ कहाँ पर है, भारत सरकार ने बनाए हैं? ये है प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर। सानिया मिर्जा की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाले देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है सानिया मिर्जा। ये मिर्जापुर ज़िले की रहने वाली सानिया मिर्जा है। ये टेनिस स्टार नहीं है सानिया मिर्जा, ये मिर्जापुर ज़िले की रहने वाली सानिया मिर्जा है। ये क्या बनी है? भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है ये। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग है। 28 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल हैं चौब सिंह वर्मा पूर्व IAS, महेंद्र कुमार पूर्व IAS, संतोष कुमार विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अपर जिला जज। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। तो जैसे चरक और सुश्रुत थे ना, तो ये क्या थे? मेडिकल साइंस में शल्य चिकित्सा और आपकी बाकी मेडिकल साइंसेस के प्रयोग के लिए बहुत फेमस थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे चरक संहिता लिखी गई चरक द्वारा, सुश्रुत संहिता लिखी गई सुश्रुत द्वारा। यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से शुरू की गई है। इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होगा, प्रवेश होगा, डिस्चार्ज होगा, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, विवरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC का 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित हुआ। IHRC की स्थापना वर्ष 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दी। इस नीति की प्रभावी अवधि 5 साल की है, आने वाले 5 साल की है। इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 निर्गत हो जाएगी। 2022 की नीति का उद्देश्य है सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्य प्रणालियों की स्थापना करना। बात करते हैं एक जिला एक खेल की। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS, जैसे ODOP था ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी की तरीके से ODOS योजना शुरू की गई है दिसंबर 2022 में। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती लाया गया है, परिवर्तित खेल। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में बैडमिंटन की जगह पर एथलेटिक्स लाया गया है। फिर श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी आ गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन की जगह हॉकी आ गया है। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल आ गया है। तो ज़्यादातर जगहों पर बैडमिंटन को प्रायोरिटी दी जा रही थी, अब उनकी जगह बदल दी गई है। खेलों से संबंधित जिले देख लेते हैं। कुश्ती में वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये। फिर एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर,
कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के सभी भागों से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है और पश्चिमी और सेंट्रल यूपी से ज़्यादा है। कुछ बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी हैं। एथलेटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है जो आपके ज़िले हैं उनका। हॉकी की बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाज़ियाबाद, ये हॉकी के हो गए। टेबल टेनिस में आगरा, कानपुर, टेबल टेनिस में। बैडमिंटन में अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग में मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल में हाथरस। तैराकी में पीलीभीत और शूटिंग में बांदा। कबड्डी में कन्नौज। लॉन टेनिस में प्रयागराज। 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 से किया गया। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें से 3 पर शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर भी शुरू किया जाएगा। मातृ मृत्यु अनुपात 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो एमएमआर में गिरावट दर्ज की गई है। यूपी को यूपी को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इसको ईएजी के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया गया है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में यूपी को ईएजी में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु अनुपात तथा मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 2018 से 20 के बीच में। तो मातृ मृत्यु अनुपात कितना है, 167, और मातृ मृत्यु दर, ये एमएमआर है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये 14.3 है। 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का समापन 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। तो शुरुआत किसने की थी 1982 में? श्रीपति मिश्र ने। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। तो कमिश्नर आयुक्त प्रणाली बेसिकली जो डीएम के पास पावर्स होती है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, डायलूट कर दिया जाता है, और मुखिया किसे बना दिया जाता है? कमिश्नर को बना दिया जाता है। यही कमिश्नरेट सिस्टम है। तो 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। पहला है लखनऊ 2020, गौतम बुद्ध नगर 2020, कानपुर 2021, वाराणसी 2021, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज 2022 में। फिर मुख्यमंत्री बुनकर और ऊर्जा योजना, सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। तो जब लागू होगी उसके 5 साल बाद तक ये प्रभावी रहेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मान दिया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा।
यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। काशी तमिल संगमम 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुक्कुरल 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 का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। तो नरेंद्र मोदी ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया 13 भाषाओं के साथ? तिरुक्कुरल। ये तमिल की है जहाँ तक। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। आईआईटी मद्रास तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित थे। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नई ट्रेन सेवा 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए शुरू की है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 11 से 12 नवंबर 2022 को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। नितिन गडकरी हैं इसके। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट लॉन्च की। बात करते हैं यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो 8 नवंबर 2022 को इस रैंकिंग के 15वें संस्करण को जारी किया गया। कब? 8 नवंबर 2022 को। कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण। उत्तर प्रदेश स्थित आईआईटी कानपुर ने इस रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान बनाया है। तो भारतीय रैंकिंग आईआईटी कानपुर की 6 है, एशियाई रैंकिंग 66 है। आईआईटी कानपुर का जो स्कोर है 52.4 है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी एवं 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पूर्व हो तक लागू रहेगी। बेसिकली 5 साल की है, याद रखिए आप। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो यूपी नेडा नाम याद रखिएगा। ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और ये है उत्तर प्रदेश की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। तो ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से, तो हर साल ₹1 1 एकड़ के हिसाब से देना पड़ेगा आपको। राजस्व की भूमि मिल जाएगी, ग्राम पंचायत और राजस्व की भूमि, और उस पर आप अपने सोलर पैनल को लगा सकते हैं और वहाँ पे से बिजली को जनरेट कर सकते हैं। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 सालों के लिए 2026-27 तक में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट यानी 22 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट यानी 14 गीगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय क्षेत्र में छतों पर जो लगाए जाते हैं से 4500 मेगावाट लगभग 4.5 गीगावाट सोलर रूफटॉप गैर आवासीय संस्थान से। तो इसमें जो 14,000 मेगावाट था वो रूफटॉप आवासीय क्षेत्रों में लगाया जाएगा। उससे 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप गैर आवासीय संस्थानों से
1500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 से 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। देखो टोटल कैपेसिटी होगी 14,000 की मेगावाट की, जो 14 गीगावाट कहलाता है। उसमें से जो रूफटॉप आवासों के ऊपर होगा वो 4500 मेगावाट यानी 4.5 गीगावाट होगा। सोलर रूफटॉप जो गैर आवासीय संस्थान होंगे, जैसे कोई कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, उसके ऊपर है, तो उसमें 1500 मेगावाट यानी 1.5 गीगावाट। और पीएम कुसुम योजना का जो घटक C1 और C2 है उसमें 2000 मेगावाट यानी 2 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों, म्यूनसिपल बॉडीज़ जितनी भी हैं, लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़, तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव हेतु 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, 23 नवंबर 2022 को यह नीति लागू की गई। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। इस नीति की प्रभावी अवधि नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्षों तक होगी। 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत, निर्माणाधीन, अर्धनिर्मित, निर्मित एवं असंचालित इकाइयाँ जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया है, इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य लाभ के पात्र होंगे। इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्यों रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, तो जो कृष्ण ब्रज सर्किट है, रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी कबीर सर्किट और जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किया जाएगा। तो इतने सारे सर्किटों का विकास होगा। रामायण, कृष्ण ब्रज, बुद्धिस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म, बुंदेलखंड, महाभारत, शक्तिपीठ, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, सूफी कबीर, जैन, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम का सर्किट का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 की बात करते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे। तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाएगा। यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 साल की अवधि हेतु अथवा नई नीति की घोषणा होने तक जारी रहेगी। तो मान के चलिए 5 साल तक ये नीति है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेसवेज और फ्रेट कॉरिडोर्स मालगाड़ी के होते कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक और एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। तो लैंड बैंक बनाए जाएंगे इनके किनारे और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। वहाँ पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी और डिफेंस कॉरिडोर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी एक्सप्रेसवेज और फ्रेट कॉरिडोर्स के आमने सामने अगल बगल में। फिर इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान और रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी या उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जिले को छोड़कर क्षेत्रों में 75% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। तो इसमें जो आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा आता है और गाज़ियाबाद है, यहाँ पर 50% छूट मिलेगी आपको स्टाम्प ड्यूटी में। और बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्यांचल वाले ज़िले हैं वहाँ पे 75% स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में वहाँ पर आपको 100% आपको स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी भूमि के क्रय पर, खरीदने पर। 7वां भारत जल सप्ताह
1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इसका समापन 5 नवंबर 2022 को हुआ। 7वें भारत जल सप्ताह का विषय थीम थी टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश थे। कौन कौन से देश थे? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार 7.5 करोड़ रुपए तक छूट प्रदान करेगी। बात करते योटा डाटा सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डेटा सेंटर का लोकार्पण किया। कहाँ पर है? नॉलेज पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में है। फिर इस सेंटर का नाम योटा डाटा सेंटर रखा गया है। यह देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। यह डेटा सेंटर हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। डेटा सेंटर क्या होता है? बेसिकली जो आपका डेटा होता है, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो ये डेटा जब हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो ये भी कहीं जा कर के सेव होगा। तो डेटा सेंटर वो क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क रखी होती है, सुपर कंप्यूटर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे मास में डेटा को स्टोर किया जाता है। ये डेटा सेंटर का काम है। और फिर वो डेटा को प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहीं से डेटा चाहिए तो आपकी जो पास की लोकेलिटी है वहाँ पे जो क्लस्टर होगा डेटा सेंटर का, वहाँ से आपको उठा करके डेटा पैच कर दिया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से दे दिया जाएगा। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन की बात कर लेते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में थोरेसिक सर्जरी विभाग और वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। थोरेसिक सर्जरी विभाग, वैस्कुलर सर्जरी विभाग, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने KGMU में 27 अक्टूबर 2022 को किया। इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है, जो अंग प्रत्यारोपण अथवा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। तो जब ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, आई सर्जरी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसप्लांटेशन होता है, आर्टरी किसी की बदली जाती है या आर्टिफिशियल आर्टरी लगाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो उसमें इम्यूनिटी और अंग प्रत्यारोपण के समय में मरीजों के लिए ये जो पैथोजन रिडक्शन मशीन है बहुत लाभदायक साबित होगी। बात करते दीपोत्सव की। ये षष्ठम मतलब छठा दीपोत्सव है 2022 का जो था। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पैड़ी, ये आपकी अयोध्या में है, इसमें दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक भी किया। इस दीपोत्सव में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है, सितंबर 2022 में हुआ है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, रानीपुर टाइगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी की गई। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। तो ये बुंदेलखंड में पड़ता है, चित्रकूट UP-MP बॉर्डर पर है ये। फिर रानी बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्षेत्र है, जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ रीछ, स्लॉथ बियर, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे जीवों का वास है। तो ये 53वां बाघ अभ्यारण्य है ये देश का।
पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और रानीपुर बाघ अभयारण्य एक दूसरे के करीब स्थित है, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। तो चित्रकूट बेसिकली एमपी में पड़ता है, लेकिन यूपी का एक ज़िला है जिसकी राजधानी करवी है। तो वहीं की बात कर रही है। जो रानीपुर बाघ अभयारण्य है, पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास ही पड़ता है। और पन्ना से आपको पता है कि पन्ना में हीरे की खानें हैं, पन्ना में रीवा में वाइट शेर फेमस है, पन्ना रीवा आसपास में ही है। रानीपुर बाघ अभयारण्य, इसकी बात कर लेते हैं। एरिया वेरिया नहीं पूछेगा इसमें। कोर एरिया है 230 वर्ग किलोमीटर का, बफर जोन है 300 वर्ग किलोमीटर का, और टोटल एरिया है 530 वर्ग किलोमीटर का। ये लगभग आप ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्य देख लेते हैं। दुधवा है पहले नंबर पे, 2010 में अधिसूचना वर्ष है इसकी, और कुल क्षेत्रफल है लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का। और अमनगढ़ क्षेत्र है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, 2012 में ये बना था, और ये 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। थोड़ा छोटा है अमनगढ़ क्षेत्र वाला। तीसरा है पीलीभीत है, 2014 में बना, 730 वर्ग किलोमीटर में है। और चौथा है रानीपुर, ये 530 वर्ग किलोमीटर में है, 2022 में बना है। अब बात करते हैं यूफीलैक्स की। 2022 यूफीलैक्स 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलैक्स 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय है भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को अक्टूबर 2022 में पुरस्कार दिया गया। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें वार्षिक संस्करण को प्रकाशित किया गया। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में या उसके तहत शामिल किया गया है। सद्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। विदित हो कि PAI पाई 2021 में इसे अंतिम स्थान 18वां मिला था। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख लेते हैं। विषय कौन से हैं, स्कोर क्या है, रैंक क्या है, समग्र स्कोर क्या है, समग्र रैंक क्या है। तो समग्र स्कोर 0.5201 है, 0.5 है लगभग, और समग्र रैंक 12वीं है। और विषय देख लेते हैं। आर्थिक न्याय विषय पर स्कोर है 0.497, 11वीं रैंक है। राजनीतिक न्याय पर 0.682 के साथ 5वीं रैंक है। और सामाजिक न्याय पर 0.381 के साथ 13वीं रैंक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इन तीनों में 11, 5 और 13 रैंक है। स्कोर लगभग 0.5 के पास है आपका इकोनॉमिक जस्टिस में, 0.6 के पास है आपका पॉलिटिकल जस्टिस में, 0.3 के पास है आपका सोशल जस्टिस में। लीड्स 2022 की बात कर लेते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीड्स LEADS 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड राज्य में वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड में समूहबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें निर्माता, उपभोक्ता एवं बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता शामिल हैं। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन कंडीशन भी इसके साथ। उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद एवं पंजीकरण पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट चौथे और 5वें वर्ष भी जारी रहेगी। यह नीति पहले 2 लाख दुपहिया, पहली कंडीशन, पहले 50,000 3 पहिया यानी 3 व्हीलर दूसरी कंडीशन, और तीसरी पहली 25,000 चौपहिया 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान करती है। तो लिमिट इससे ज़्यादा हो जाएगी तो कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे कम लिमिट पर अगर ये लिमिट अचीव हो रही है
तो इतनी लिमिट पर अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी। इसके तहत प्रति 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% जो अधिकतम 5,000 रुपये हो सकता है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रति 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर अधिकतम 12,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। तो आपकी 5,000 2 पहिए में, 12,000 3 पहिए में और 4 पहिए वाले में इलेक्ट्रिक वाहन पर 1,00,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। प्रति 4 पहिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1,00,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। यह नीति राज्य की पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान करती है। यह सब्सिडी प्रति निजी इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा तक प्रदान की जाएगी। तो 20 लाख रुपये तक की सीमा तक प्रदान की जाएगी खरीद पर अधिकतम। तो यह सब्सिडी प्रति निजी इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सीमा तक प्रदान की जाएगी। तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा पर नहीं दी जाएगी। इस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम पेशकश द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के तहत राज्य में पहले 2000 चार्जिंग सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रथम 1000 स्वैपिंग स्टेशनों की सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति स्वैपिंग स्टेशन पर 5 लाख रुपए तक की पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और प्रथम 5 मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना तथा प्रथम 5 मेगा बैटरी परियोजना को उनके अर्ह स्थिर पूंजी निवेश एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 20% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 500 करोड़ रुपए होगी। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी दी। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्ष यानी 5 सालों तक के लिए प्रभावी रहेगी। तो 5 साल की नीति है ये भी। इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर पर परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और परिधान का सतत विकास करना है। इस नीति के तहत वस्त्र एवं परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो आप कुछ खरीद रहे हो, कोई पावरलूम खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, तो उसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। तो 100 करोड़ रुपए अधिकतम लिमिट होगी इसमें पूंजीगत सब्सिडी की। ये प्रति यूनिट की बात कर रहे हैं, हर एक यूनिट के लिए। कोई मशीन आप बहुत महंगी खरीद रहे हो तो उसकी बात कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की। नई नीति की अवधि 5 वर्ष तक होगी। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मर्यादा मूर्ति 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। तो ये रेप्लिका है। ये कौन सी जो आपकी तेलंगाना में मूर्ति बनी है रामानुजाचार्य जी की, तो उसकी ये रेप्लिका है। तो 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में, कौन सा मठ है, यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। मुलायम सिंह यादव की बात करते उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन हो गया है 10 अक्टूबर 2022 को। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे तथा 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वह 3 बार 1989 टू 1991, 1993 टू 1995 और वर्ष 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 1998 के मध्य वह तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और IK गुजराल की कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे। तो ये रक्षा मंत्री कब से थे, 1996-1998 के मध्य वह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा और IK गुजराल, तो उनकी जो कैबिनेट थी उसमें रक्षा मंत्री रहे। फिर उन्हें 2012 में इंटरनेशनल
जूरिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक, स्वर्ण 20, रजत 18, कांस्य 18, तो 18 इसके क्या है, सिल्वर और ब्रॉन्ज है, और 20 गोल्ड है। इसके साथ 8वां स्थान हासिल किया है राष्ट्रीय खेल 2022 में। 36वें जो हुए थे उत्तर प्रदेश ने 56 पदक हासिल किए टोटल। उत्तर प्रदेश में रामबाबू एथलीट ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रामबाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल पूरी करके यह रिकॉर्ड कायम किया। मेरठ की पारुल चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक एथलेटिक्स की 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज जीतने में सफल रही। उन्होंने इसमें इनको 2 गोल्ड मिल गए हैं मेरठ की पारुल चौधरी को। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते हैं, 9 गोल्ड सहित कुल 16 पदक जीते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। मिशन निरामया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SGPGI लखनऊ, SGPGI संजय गांधी का है, ये संजय गांधी PGI है, और लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया 8 अक्टूबर 2022 को। मिशन निरामया का राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव हो, उसी के लिए आपका मिशन निरामया लाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन 2022, तो 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है। देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्कोर 694.74 और स्थान 18वां है, 18th पोजीशन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान मिला है, जिसमें गाजियाबाद 12, मेरठ 15, प्रयागराज 16, लखनऊ 17 शामिल हैं। इस श्रेणी में वाराणसी को 21, आगरा को 23, कानपुर को 29वां स्थान मिला है। गंगा नगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल है, जिसमें बिजनौर, कन्नौज को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है। जबकि गंगा नगरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रदेश के कुल 7 शहर शामिल हैं, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान मिला है। तो वाराणसी दूसरा, प्रयागराज चौथा। और टॉप 20 स्वच्छ छावनी क्लीनेस्ट कंटोनमेंट में प्रदेश की 3 छावनी शामिल है, जिसमें वाराणसी छावनी 15, शाहजहांपुर छावनी 16, मथुरा छावनी 17 ये शामिल हैं। फिर 100 शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज ULBs से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। तो 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसी श्रेणी में प्रदेश को 6वां स्थान मिला था। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा जो गजरौला में है उसको शामिल किया गया है। कचरा मुक्त शहरों में GFC गार्बेज फ्री सिटीज़ की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाज़ियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। जबकि मेरठ और सहारनपुर को 1 स्टार प्रमाण पत्र दिया गया, 1 स्टार दिया गया है मेरठ और सहारनपुर को। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की।
इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला शामिल हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल और आगरा का किला शामिल हैं। तो दोनों चीज़ें आपने देख ली, घरेलू में भी है और आपके विदेशी पर्यटकों में भी है। 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए। 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक कहाँ जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाते हैं पंजाब राज्य में और महाराष्ट्र में, केरल में। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, इन सब जगह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जगह कौन सी जाना पसंद करते हैं? ममल्लपुरम, तमिलनाडु में जाना पसंद करते हैं। राज्य परिवर्तन आयोग की बात करते हैं। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संख्या राज्य परिवर्तन आयोग, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन एसटीसी के सृजन का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद नीतियां तैयार करेगा। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 में की गई थी। तो ये कब की गई थी? 24 अगस्त 1972 में उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना। अब क्या हो रहा है? पुनर्गठन हो रहा है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति एमएसएमई नीति है ये आपकी 2022 की। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति एमएसएमई प्रोत्साहन नीति प्रमोशन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमईज को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों हेतु सब्सिडी की सीमा क्रमशः 25%, 20% और 15% होगी। सूक्ष्म माइक्रो के लिए 25%, लघु स्मॉल के लिए 20%, मीडियम के लिए 15% होगी सब्सिडी ये। मध्यांचल और पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा क्रमशः 20%, 15% एवं 10% होगी। मध्यांचल, पश्चिमांचल है तो दो ही है, तो इसमें 20% और 15% देख लीजिएगा, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो मध्यांचल और पश्चिमांचल को भी सब्सिडी दी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वो इनमें से कोई भी हो सकती है, ऊपर वाला ही डेटा छाप दिया इसने नीचे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2% अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 की बात कर लेते हैं। 23-24 सितंबर 2022 तक लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति HLC द्वारा किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक में किए गए प्रावधानों के तहत अब बलात्कार यानी रेप के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय जनरल ऑफ इंडिया RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। फिर से देख लेते हैं। 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट BR कुल है 25.1, ग्रामीण में 26.1, शहरी में 22.1 दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर CDR ये आपकी कुल 6.5 है, ग्रामीण में 6.8 और शहरी में 5.4 दर्ज की गई है। तो CDR 6.5 है और BR कितनी है? 25.1 है। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर अंडर 5
मोर्टेलिटी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये है आपकी, इन्फेंट नहीं कही जाएगी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। कुल है 43 अंक है इसमें, पुरुष के 43 और महिला के 44, मतलब बच्चों में बात कर रहे हैं, मेल के 43 और फीमेल के 44, गर्ल और, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ 905 अंक दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022, 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण तथा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षक हेतु सहयोग मोबाइल ऐप तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बाल पिटारा याद रखिएगा, ECCE आधारित है ये बाल पिटारा ऐप, मोबाइल ऐप है। और सहयोग मोबाइल ऐप है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु है। मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाष पर गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दूरभाष, टेलीविज़न, टेलीफोनिक के माध्यम से ये दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, DTH में आप देख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC द्वारा स्थापित 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। इससे NTPC औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है। तो कितनी हो गई? 704 मेगावाट। ये NTPC की क्षमता है, लेकिन इसमें 20 मेगावाट सोलर संयंत्र है, जो तैरता हुआ सोलर संयंत्र है। कोई लेक पर हो सकता है, किसी तालाब पर हो सकता है, तो शांत जल में किसी डैम पर भी हो सकता है ये, तो वहाँ पर ये ऐसी परियोजना लगाई गई है। अब बात करते हैं IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की। 12 से 15 सितंबर 2022 तक गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थापित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। एक्सपो मार्ट में किया गया है, गौतम बुद्ध नगर जिले नोएडा में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित हुई। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड के विषय पर केंद्रित है। 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश से पदक तालिका में 4 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 और 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 4 पदक हैं और उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। तो 75th सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में जो गुवाहाटी, असम में आयोजित हुई, 6 से 10 सितंबर 2022 के मध्य 4 पदक उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो 9वां है, पोजीशन 9th है। चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, चुनार वाला लॉजिस्टिक्स पार्क। 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्ज़ापुर में इस लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लगभग 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। तो अपना दल की लीडर हैं अनुप्रिया पटेल। इन्होंने 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्ज़ापुर में इस लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी, चुनार की, और इसमें लगभग 400 कंटेनर की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जाएंगे यहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की बात कर लेते हैं। तो 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मात्र 1 शिक्षक शामिल थे। क्या नाम है इनका? खुर्शीद अहमद। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। अगस्त 2022 में रज़ा फाउंडेशन ने प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के लेखक सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। तो उनका कविता संग्रह क्या है?
घर एक नामुमकिन जगह है, उसके लिए दिया गया है। नाम क्या है? सौम्य मालवीय, जिनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 दिया गया है। किस संस्था द्वारा दिया गया है? रजा फाउंडेशन, प्रयागराज भेज रही है। रवि किशन शुक्ला की बात कर लेते हैं। 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? रवि किशन है ये। फिर एनएमसीजी उत्तर प्रदेश, एनएमसीजी उत्तर प्रदेश जल निगम और वीईपीएल के मध्य समझौता हुआ है। 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी, उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वीईपीएल के मध्य हाइब्रिड इन्यूटी मोड आधारित आगरा के लिए 582.84 करोड़ रुपए की लागत राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के विकास हेतु त्रिपक्षीय रियायत समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 यथा संशोधित में संशोधन हुआ है। इसमें फिर से 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा संशोधन से संबंधित यह प्रस्ताव अनुमोदित है। इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग, रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस बोर्ड का गठन और विनिमय अनुमोदित है। इस बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और हेडक्वार्टर लखनऊ होगा। और कब इसका गठन किया गया है? 16 अगस्त 2022 को। कुकरैल नाइट सफारी पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कुकरैल का नाइट सफारी। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ जिले में स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 2027.4 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी और 150 एकड़ क्षेत्र में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। तो बहुत कम जगह पे पाई जाती नाइट सफारी, मतलब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पे लखनऊ ज़िले में जो कुकरैल जगह है वहाँ पर नाइट सफारी आप कर सकते हैं। रूपल चौधरी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं रूपल चौधरी। अंडर 20 के अंदर आती हैं, ये 20 साल के अंदर आती हैं, विश्व अंडर 20। कैली कोलंबिया में 1 से 6 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने के अतिरिक्त रूपल रजत पदक विजेता भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम की भी सदस्य थी। रूपल विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। इसके पूर्व वर्ष 2018 में हिमा दास ने इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के माधवपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर किया गया? माधवपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किसने किया? किसान एवं कल्याण मंत्रालय ने, केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कब किया गया? 8 अगस्त 2022 को। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता, 7 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, एमओयू साइन हुआ। इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट्स, हस्तनिर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसकी फ्लिपकार्ट किस कंपनी के अंतर्गत आती है? वॉलमार्ट के अंतर्गत आती है। अन्नू रानी की बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता। तो याद क्या करना है आपको? 2022 में ये खेल हुआ है। अन्नू रानी बहादुरपुर गांव की है मेरठ में।
और ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं अन्नू। अन्नू रानी ने 60 मीटर का भाला फेंका है और कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो अन्नू रानी कहाँ की हैं? मेरठ की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता 5 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य एमओयू साइन हुआ। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेलाइट इंडिया से को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। तो डेलाइट इंडिया का काम ही होता है एसेट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और रेटिंग एजेंसी के तौर पर। तो ये ऑडिटिंग करती है ज़्यादातर डेलाइट। गगन कुमार पासवान की बात करते गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं। नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता। गगन ने यह पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ प्रतिस्पर्धा में भारतीय मूल के सुनील दहिया के साथ जीता है, जो न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत हैं। और 28 जुलाई 2022 को ये प्रतियोगिता हुई थी। फिर से देख सकते हैं आप, गगन कुमार पासवान हैं। ये गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं। नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनके साथी कौन है? गगन ने यह पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ स्पर्धा में भारतीय मूल के सुनील दहिया के साथ जीता है, जो न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत है। यह 28 जुलाई 2022 को इन्होंने ये पदक जीता है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 की बात कर लेते हैं। 21 जुलाई 2022 को इस सूचकांक के तृतीय संस्करण को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इनेबलर संदर्भ के घटक में 11वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की और 16.54 स्कोर है। प्रदर्शन संदर्भ के घटक में 5वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की, 11.9 स्कोर है। समग्र रैंकिंग 7वीं उत्तर प्रदेश के 14.22 स्कोर है। तो उत्तर प्रदेश की रैंक याद रखिएगा 7वीं है। और स्कोर नहीं पूछा जाएगा, स्कोर वैसे मैंने बता दिया आपको, पूछा नहीं जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उरई तहसील के कैथेरी गांव से मोदी जी ने किया जालौन जिले की। तो इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई 2022 को कैथेरी गांव से किया है। और ये उरई तहसील का है कैथेरी गांव, जालौन जिला है इसका। विदित होकर प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। तो बहुत जल्दी बन के 2 साल के अंदर अंदर तैयार हो गया है ये। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईआईडीए द्वारा किया गया है। इसकी कुल अनुमानित लंबाई 296.070 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर है। गौरतलब है कि इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट स्थित है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों यथा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण अलाइनमेंट पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर शामिल हैं। बात करते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग्स की 2022 की। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान 5वें पर IIT कानपुर, स्कोर 77.83। दूसरे पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी का 64.81 रैंक
स्कोर है इसका, 11वीं रैंक है। 19वें पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, ये 59.86 स्कोर है। 29 पर IIT BHU, इसका वाराणसी में ये स्थित है, 55.85 स्कोर है। 42 पे MIT यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध नगर, 51.07 स्कोर है। 75 पर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, 47 स्कोर है। 78 पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और ये भी लखनऊ में है, इसका स्कोर है 46.39। और 94 पर है शिव नाडा विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, 44.94। ये हम देख चुके हैं पहले भी ये रैंकिंग, इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो कौन कौन से संस्थान हैं? यूपी के IIT कानपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU, IIT BHU, MIT, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, शिव नाडा विश्वविद्यालय। 5वीं पे IIT कानपुर, 11 पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU हो गया, 19वें पर AMU हो गया, 29 पर IIT BHU हो गया, 42 पर MIT हो गया, 75 पर किंग जॉर्ज हो गया मेडिकल यूनिवर्सिटी, 78 पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, 94 पर शिव नाडर विश्वविद्यालय, ये गौतम बुद्ध नगर पर है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022, 4 से 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ में स्वीकृत आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है। तो जैसे काकोरी एक्शन डे है, तो वो आपका लखनऊ के पास में ही पड़ता है, काकोरी, जहाँ पर ट्रेन लूटी गई थी। अब बात करते हैं NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का पहला संस्करण है जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विकसित किया है। सूचकांक में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 0.797 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। NFSA में उत्तर प्रदेश 797.797 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन एवं प्रबंधन समझौता साइन हुआ है, हस्ताक्षरित हुआ है। इन 5 हवाई अड्डों में आते हैं अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती, ये हवाई अड्डे आते हैं। म्योरपुर एक अलग सा हवाई अड्डा, इसका लोकेशन देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क की बात करते हैं। 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क पुलिस सहायता केंद्र लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के केसरबाग कोतवाली में खोला गया। इस सेल का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करने के साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है। बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की। 8 जून 2022 को इस रैंकिंग के 19वें संस्करण को QS द्वारा जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित IIT कानपुर ने 37.6 स्कोर के साथ 264वां स्थान हासिल किया है। 2022 में 277वां स्थान था, तो मतलब इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ IIT कानपुर की। बात करते हैं संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र की। तो कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र है 22 जून में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित मगहर में इस केंद्र का उद्घाटन हुआ। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का मगहर कबीर का निर्वाण स्थल है। यहाँ पे कबीर जाकर के मरे थे, अपने अंतिम समय में पैदा हुए थे काशी में। उन्होंने कहा था कि मगहर में मैं जाकर मरूंगा, क्योंकि मगहर में मरने वाले को नर्क मिलता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि मैं नर्क में जाता हूं कि स्वर्ग में। जहां कबीर की मज़ार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल स्थित है। तो मज़ार भी है और समाधि भी है, क्योंकि जब मरे थे तो जो समाधि, हिंदुओं ने समाधि बनाई थी और मुसलमानों ने मज़ार बनाई थी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक के चौथे संस्करण को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WFSD वर्ल्ड फूड
सेफ्टी डे के अवसर पर जारी किया गया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया। उत्तर प्रदेश 54.5 स्कोर के साथ 8वें नंबर पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़, बंजर और जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। फिर से देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़, बंजर, जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए 5 सालों के लिए क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। 38 राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी है 2022 की। 2 से 3 जून 2022 को गाजियाबाद में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND द्वारा किया गया। विषय था पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। बात करते हैं मैडम तुषाद संग्रहालय जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई। यह संग्रहालय DLF मॉल में स्थित है। वर्ष 2017 में भारत में पहली बार इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। बात करते हैं पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर। 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। पटवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की। मई 2022 में NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात UAE में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन किया गया है। तो मई 2022 में NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य UAE में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गौरतलब है कि भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई थी। रेस समाधि की बात कर लेते हैं। मई 2022 में रेस समाधि के अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। 2022 का बुकर प्राइज है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली उनके द्वारा लिखित उपन्यास रेस समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। अब ये दिल्ली में रहती हैं। और रेस समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे चर्चित व्यक्ति, राष्ट्रीय व्यक्ति, और फिर पुरस्कार आता है। पुरस्कार के बाद पुस्तकें आएंगी। पुस्तकों के बाद प्रमुख दिवस आएंगे, कौन कौन से राष्ट्रीय स्थल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके बाद देखेंगे। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। खेल परिदृश्य की पूरी एक वीडियो बना चुके हैं हम, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।